तो पिछले सेशन में हम लोग देखे मिडिलवेयर, और उसमें हम लोग देखे कि बहुत सारा जो बिल्ट इन मिडिलवेयर है उसका क्या काम होता है, हम लोग कहाँ पे लिखते हैं। लेकिन वो जो मिडिलवेयर था वो ASP.NET कोर आपको बना बनाया बिल्ट इन प्री डिफाइन देता है, उसका काम बताया हुआ है। बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपका कोई कस्टम वर्क है, कोई अपना प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वर्क है जो आप चाहते कि रिक्वेस्ट आते के साथ हो जाए या रिक्वेस्ट जाते समय हो, या दोनों टाइम कोई काम करना है आपको। तो अगर वो कस्टम ऐसा कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वर्क है जिसके लिए आपको मिडिलवेयर बिल्ट इन नहीं मिल रहा है, तो आप चाहे तो अपना खुद मिडिलवेयर भी बना सकते हैं, उसको प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग वही करने जा रहे हैं, कस्टम मिडिलवेयर क्या होता है और कैसे उसको यूज करते हैं। इन ASP.NET Core, मिडिलवेयर रेफर टू द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट आर असेंबल्ड इनटू द एप्लीकेशन पाइपलाइन टू हैंडल रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। अभी हम लोग पिछला सेशन में ही पढ़े कि मिडिलवेयर के अंदर एक पाइपलाइन होता है, ठीक है। मिडिलवेयर क्या है? तो एक तरह का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग तुम्हारा एप्लीकेशन के पाइपलाइन में क्या कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, जो कि रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स या दोनों टाइम कुछ काम करेगा। ईच कंपोनेंट चूज whether to pass the request to the next component in the pipeline or can perform work before and after the next component is invoked। तो नॉर्मली कोई भी जो मिडिलवेयर उसका वही काम है कि आपका रिक्वेस्ट आने के पहले भी कोई काम कर सकता है, बाद में भी कोई काम कर सकता है, और ये डिसाइड कर सकता है कि हमको अगले वाले मिडिलवेयर को भेजना है या नहीं भेजना है। Custom middleware is simply your own code inserted into the pipeline to handle the specific cross-cutting concern logic and applies to many different part of your app। एक मिनट, तो यहां सिंपल सी बात है कि कस्टम का मतलब क्या हो गया? कस्टम मिडलवेयर का मतलब हो गया कि आपका ऐसा कोड होगा जो कि पाइपलाइन में क्या किया जाएगा, पाइपलाइन में डाल दिया जाएगा, और वो आपके हिसाब से आपका जो लॉजिक है, जो आप रिक्वेस्ट के समय, रिस्पांस के समय, या फिर दोनों टाइम कोई काम कराना चाहते हैं, तो वो हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, अपना काम करा सकते हैं। चाहे वो लॉगिन का हो, ठीक है, या फिर तुम्हारा सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, एरर हैंडलिंग, जैसे भी ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो सारा काम के लिए यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं? कस्टम मिडलवेयर का। रियल लाइफ यूजेस क्या है? जैसे लॉग, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डेटा। बहुत समय ऐसा होता है कि आप ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहते हैं कि कभी भी कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो रिक्वेस्ट कब आया, उसको प्रोसेस होने में कितना देर टाइम लगा, फिर रिस्पॉन्स कितना देर बाद गया, तो उसका कोई लॉग मेंटेन करना चाहते हो, उसमें इसका यूज कर सकते हैं। ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग, जहां पे अभी क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई बार बार आपको क्या करना पड़ता है, अगर मान लो कि तुम बहुत सारा कंट्रोलर बना रहे हो, उसके अंदर बहुत सारा एक्शन मेथड बना रहे हो और सब जगह एक्सेप्शन आने का चांसेस है, तो हर जगह ट्राई कैच इंडिविजुअल ना लिख के हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बना सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि अगर किसी भी तरह का कोई भी एक्सेप्शन, किसी भी कंट्रोलर, किसी भी एक्शन मेथड के अंदर आता है, तो उसके लिए एक सिंगल हैंडलर होगा, वो उसको हैंडल कर लेगा, और जो भी क्लाइंट है उसको जेसन के फॉर्म में, वो अगर आप चाहते हैं तो जेसन के फॉर्म में क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स भेज देगा कि क्या किस तरह का एक्सेप्शन आया, वो इन्फॉर्मेशन जेसन के फॉर्म में भेज देगा। या सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, वैलिडेट कस्टम API की इन हेडर बिफोर रिक्वेस्ट रीचेज टू योर कंट्रोलर। अगर आप जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है वहां पे अगर कोई ऐसा, एक तो API की अगर आप खुद से जनरेट कर रहे हैं, एक तो हो गया कि मान लो जो JWT वगैरह होता है, इन बहुत समय देखो कुछ API की वगैरह भी होता है बहुत सारा API के अंदर, तो अगर वो कोई जनरेट किया हुआ है और उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका वेबसाइट जनरेट किया और उसको आप चेक करना चाहते हैं कि आप ही को API की है कि नहीं है, अगर है तो आपको कंट्रोलर के पास जाने देगा, एक्शन मेथड के पास जाने देगा, नहीं तो अगर गड़बड़ है तो नहीं जाने देगा। या फिर मेंटेनेंस मोड, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने वेबसाइट को कुछ टाइम के लिए डाउन करना है, तो आप कस्टम वहां पे लगा सकते हैं कि जैसे कोई रिक्वेस्ट आएगा तो शॉर्ट सर्किट करके यही सब मैसेज भेजेगा क्या 503 सर्विस अनअवेलेबल, तो आगे जाने ही नहीं देगा क्योंकि अभी मेंटेनेंस मोड में है। तो बहुत सारा ऐसा हजारों सिचुएशन हो सकता है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, आपका प्रोजेक्ट के अंदर क्या काम चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग एक दो काम करके देखेंगे, जैसे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, लॉग रिक्वेस्ट वाला करेंगे, तो कुछ करके देख लेते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, तो पहले मिडलवेयर काम कैसे करता है, तो पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, पहले वो कस्टम मिडलवेयर के पास जाता है, फिर बिल्ट इन मिडलवेयर के पास जाता है, फिर कहाँ जाता है, तुम्हारा कंट्रोल एक्शन के पास जाता है, फिर फाइनली रिस्पॉन्स आता है। तो कैसे उसका फ्लो है वो बताया हुआ है। लेकिन बात आता है कि इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, वाई डू नीड टू कस्टम मिडलवेयर। तो पहला, बिकॉज सम लॉजिक, कुछ ऐसा लॉजिक होता है इज कॉमन फॉर ऑल रिक्वेस्ट। कोई भी ऐसा लॉजिक जो तुम चाहते हो कि कोई भी रिक्वेस्ट हो रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्रोलर, किसी भी एक्शन मेथड के लिए हो रहा है, और तुम कोई काम है जो हर बार कराना चाहते हो, तो वहां पे इसका यूज कर सकते हो। शुड नॉट बी रिटन इन एवरी कंट्रोलर, क्योंकि वो अगर तुमको हर कंट्रोलर के अंदर वो जरूरत पड़ रहा है वो लॉजिक का, तो हर कंट्रोलर में लिखना मुश्किल है। या फिर ऐसा कोई लॉजिक है
जिसको तुमको रिक्वेस्ट के पहले या रिक्वेस्ट के बाद या फिर दोनों टाइम में कोई काम कराना, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह देखो बहुत सारा दिया हुआ है, लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन चेक, जेडब्ल्यूटी वैलिडेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, आईपी ब्लॉकिंग कि अगर कोई रिक्वेस्ट आ रहा है तो कि अगर तुम चाहते हो कि सर्टेन आईपी को ब्लॉक कर देना, जैसे देखो बहुत होता है ना अचानक से बहुत सारा वेबसाइट को कुछ कंट्रीज़ के अंदर क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो या फिर बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जो कुछ कंट्रीज़ को ब्लॉक कर देता है कि उस कंट्री का आईपी एड्रेस को उससे अगर रिक्वेस्ट आ रहा तो उसको ले ही नहीं रहा है। तो बहुत सारा काम में इसका यूज़ होता है, क्योंकि ASP.NET कोर जो है बहुत वास्ट तुम्हारा यूजेस है इसका, बहुत तरह का एप्लीकेशन बनता है, बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनता है, तो हर जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। उसके हिसाब से हम लोग को मतलब अभी यहाँ पे ये देखना है कि अगर हमको बनाने बोल दिया जाएगा ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या काम होगा, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन एटलीस्ट हमको उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए और उसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं वो आना चाहिए। चलिए इसके लिए करना क्या होगा, तो इसके लिए तुमको 3 स्टेप करना पड़ता है। फिलहाल 2 करेंगे, 1 और 3, 2 वाला बाद में करेंगे। तो रिक्वेस्ट परफॉर्मेंस अभी हम लोग बना रहे हैं, रिक्वेस्ट परफॉर्मेंस एंड लॉगिन मिडिलवेयर। वी वांट टू मेजर एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग एवरी एपीआई रिक्वेस्ट टेक। कोई भी जो एपीआई है या फिर अगर मान लो कोई भी रिक्वेस्ट है नॉर्मल, अगर नॉर्मल एपीआई वाला भी नहीं बना रहे हो तुम, अगर नॉर्मल एप्लीकेशन में बना रहे हो तुम, तो उसके अंदर कोई भी अगर रिक्वेस्ट आ रहा है तो कितना टाइम लग रहा है उसको प्रोसेस होने में, मतलब कब रिक्वेस्ट आया, कब गया और उसके बीच में कितना टाइम लगा। ठीक है, वो सब चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं जो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं। इफ द रिक्वेस्ट टेक्स लॉन्गर देन 500 मिली सेकेंड वी लॉग द वार्निंग, तो डेवऑप टीम कैन इन्वेस्टिगेट स्लोनेस। तो बोला क्या है भाई कि अगर मान लो किसी भी तरह का हम उस पहले चेक कर लिए, चेक करने के बाद अगर वो टाइम ज़्यादा ले रहा है तो हम लोग डेवऑप या फिर जो तुम्हारा एजियोर है उसका जो टीम है उसको बताएंगे कि भाई ये काहे टाइम लग रहा है, तुम देखो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो कभी भी काम करने के लिए सबसे पहले तुमको एक कस्टम मिडलवेयर बनाना होगा और उसको अपने Puram.cs के अंदर रजिस्टर करना होगा। और अगर आप क्लियर कोड चाहते हैं, रजिस्टर करने के लिए थोड़ा सा क्लियर कोड चाहते हैं, तो उसके लिए एक एक्सटेंशन मेथड भी बनता है, हम लोग आगे देखेंगे। चलो हम लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग एक कस्टम मिडलवेयर बनाएंगे जो तुम्हारा कोई भी रिक्वेस्ट जो आएगा उसका टाइम बताएगा कि वो कितना टाइम ले रहा है आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में। चलो शुरू करते हैं, विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। इसका नाम देते हैं रिक्वेस्ट लॉगिन डेमो, नेक्स्ट और क्रिएट। ये जब काम हो गया, अगला काम क्या होगा कि आपको सबसे पहले मिडलवेयर बनाएंगे। तो मिडलवेयर बनाने के लिए क्या करना होता है, एक अलग से आप फोल्डर बना लीजिए, राइट क्लिक, ऐड मिडलवेयर, कुछ नहीं एक C# का प्रोग्राम होता है, फोल्डर, और इसका नाम देते हैं मिडलवेयर। तो जितना भी मिडलवेयर होगा इसके अंदर बना सकते हैं, आप जितना चाहे उतना कस्टम मिडलवेयर बना सकते हैं। राइट क्लिक, ऐड, फोल्डर बनाना जरूरी नहीं, लेकिन अगर तुम कोई भी चीज़ को अरेंज कर रहे हो, ठीक है, तो सब चीज़ को अलग इसको रखेंगे फिर कहाँ, फिर चाहो तो फिर तुमको यहाँ डायरेक्ट रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्या होगा, जब तुमको उस पर किसी भी तरह का उसको ढूंढना होगा, खोजना होगा, तो फिर तुमको रूट फोल्डर में जाकर सर्च करना पड़ेगा। अगर तुमको ये पता रहे कि मेरा मिडलवेयर जो है वो मिडलवेयर फोल्डर में ही मिलेगा तो तुम उसको खोजने में आसान होगा। तो फोल्डर बनाते हम लोग क्यों है, ये अगर शुरू से जब से कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो फोल्डर बनाने का एक ही मतलब होता है कि आप सब चीज़ को अरेंज करके रखना चाहते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो उसको आसानी से ढूंढा जा सके। कोई जरूरत नहीं है तुम डायरेक्ट तुम प्रोजेक्ट के अंदर बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पे बन जाएगा Puram.cs के बगल में। सिंपल बात है, ये तो बच्चा का बात है कि कोई भी फोल्डर कहीं पे भी जो बनाया जाता है वो अरेंज करने के लिए बनाया जाता है ताकि आप अपने प्रोग्राम को क्लीन रख पाए। अब आते हैं यहाँ पे मिडलवेयर बनाने के लिए क्लास बनाना पड़ता है, राइट क्लिक, ऐड क्लास। अब इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग रिक्वेस्ट लॉगर बना रहे हैं तो इसका नाम देते हैं रिक्वेस्ट लॉगिंग मिडलवेयर। रिक्वेस्ट लॉगिन मिडलवेयर डॉट आ गया। अब है कि भाई नॉर्मल क्लास को जब आपको किसी दूसरे क्लास में चेंज करना पड़ता है तो कैसे करेंगे, तो चलो इसके अंदर पहला काम क्या होगा, तो यहाँ पे हम पहले बताए थे कि जो भी तुम्हारा मिडलवेयर होता है उसका एक फीचर होता है, वो रिक्वेस्ट को डेलीगेट करता है कहाँ पे, अपने अगले मिडलवेयर के पास। तो उसके लिए
यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट डेलीगेट नाम का क्लास होता है, उसका ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे प्राइवेट रीड ऑनली रिक्वेस्ट डेलीगेट का नेक्स्ट अंडरस्कोर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो कोई कंपलसरी नहीं है। और उसको इंजेक्ट करना तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेंगे। तो अगर आपको कोई भी, अगर आप मिडिलवेयर बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है, नेक्स्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट डेलीगेट का यूज करना पड़ता है। ये बना बनाया क्लास होता है ASP.NET के अंदर, जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसके लिए एक तरह का सर्विस बोल सकते हैं, एक क्लास है जो सर्विस के फॉर्म में होता है, जो ऑलरेडी आपका क्या होता है, रजिस्टर्ड रहता है। आपको सिर्फ उसको अपने प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे भी मिडिलवेयर है वहाँ पे इंजेक्ट कर लिए, जिसके हेल्प से आगे जाके आप क्या करेंगे, आगे जाके आप रिक्वेस्ट को आगे डेलीगेट करेंगे। उसके बाद अगला काम, कोई भी जो तुम्हारा मिडिलवेयर होता है उसके अंदर एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है पब्लिक, या सबके अंदर होगा, यही मेन काम करता है, एसिंक टास्क। पब्लिक एसिंग टास्क, और इसका नाम क्या है, इन्वोक एसिंग। मतलब ये फंक्शन का नाम है जो हमेशा यही रहेगा। और यहां पे पास किया गया HTTP कॉन्टेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्लास जो है HTTP कॉन्टेक्स्ट, इससे भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि HTTP कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो देखो HTTP कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा क्लास है जिसके पास जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हो रहा है उसका सारा इंफॉर्मेशन इसके पास होता है। इसके अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स होता है, और उस ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं हम लोग रिक्वेस्ट जो आया उसका इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जो रिस्पॉन्स जा रहा है उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जो यूजर है, सेशन है, कुकी है, वो जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में आ रहा है, जा रहा है, सब इसी के अंदर, सारा इसी के अंदर ऑब्जेक्ट रहता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट उसके अंदर अरेंज्ड रहता है। तो क्योंकि यहाँ पर हम क्या बोले कि रिक्वेस्ट के समय भी कोई काम करना है, रिस्पॉन्स के समय भी काम करना है, इसलिए इसका जरूरत पड़ेगा। और कोई भी मिडिलवेयर को जब हम लोग रजिस्टर करते हैं तो वो इसी फंक्शन को ऑटोमेटिक कॉल करता है। जब भी कोई मिडिलवेयर काम करेगा तो क्या करेगा, जैसे कोई भी C# के प्रोग्राम में क्या होता है, मेन मेथड जो होता है वो एंट्री पॉइंट होता है। मेन मेथड को कभी तुम कॉल कराते हो नहीं, प्रोग्राम रन कराते हो, तुम्हारा इंटरप्रेटर क्या करता है, मेन को कॉल करा देता है। वैसे ही तुम्हारा जो इसको रन करा रहा है, तुम्हारा वेब एप्लीकेशन को रन करा रहा है, ठीक है, जो सर्वर है, वो अगर मिडिलवेयर रजिस्टर है, पाइपलाइन में घुसेगा तो बोलेगा भाई ये वाला मिडिलवेयर का काम करना, तो ऑटोमेटिक इसी फंक्शन को सर्च करेगा और इसको कॉल करेगा, और इसी के अंदर आपको सारा कोड लिखना पड़ता है। इसके अंदर सबसे पहला कोड क्या लिखना, हम बताएगा कि यहाँ पे हम लोग ऐसा चीज रिक्वेस्ट लॉग करना चाहते हैं कि मेरा जो रिस्पॉन्स आया वो कब आया, कब खत्म हुआ, और उसमें कितना टाइम लगा, वो चीज वो दिखाए लॉग में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्टॉप वॉच नाम का क्लास होता है जो ऑटोमेटिक बना रहता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप वॉच डॉट स्टार्ट। स्टॉप वॉच आप लोग जानते होंगे, मोबाइल में भी होता है। यहाँ पे क्लॉक में है कि नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, स्टॉप वॉच है ना। इसमें क्या होता है, आप जैसे स्टार्ट करते हैं तो टाइम स्टार्ट हो जाता है, और जब स्टॉप करते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो कोई भी काम स्टार्ट हुआ तो कब शुरू हुआ, और जब खत्म हुआ तो कब खत्म हुआ, उसके बीच में कितना टाइम लगा यहाँ पता चल गया। तो वैसे ही स्टॉप वॉच है, जैसे स्टार्ट करेंगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टाइमर स्टार्ट हो गया, टाइमर स्टार्ट होने के बाद अगला काम क्या है, हम लोग एक मैसेज देंगे। क्या देंगे, एक मैसेज। कहाँ, ये सारा कुछ अभी कहाँ प्रिंट होगा, कंसोल पे प्रिंट होगा। कंसोल, क्योंकि देखो ये सब टेस्टिंग में यूज होता है। ये जब प्रोडक्शन जाता है तो ये लॉगिंग वाला वहाँ पे काम नहीं करता है। ये नॉर्मली जब आप खुद से बना रहे प्रोजेक्ट, उसको टेस्ट करना वहाँ पे, तो टेस्ट कर रहे तो आपके पास यहाँ पे कंसोल भी आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे, क्या, रिक्वेस्ट स्टार्टेड या रिक्वेस्ट लॉगिंग मिडिलवेयर स्टार्ट। चलो अपने आप आ गया, तो चलो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि जो रिक्वेस्ट आया उसका स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट हुआ तो हम लोग जो रिक्वेस्ट आया है उसका कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना भाई, कंसोल डॉट राइट लाइन। पहले प्रिंट करना है कि कौन से मेथड से रिक्वेस्ट आया, गेट, पोस्ट, पुट। यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्ट मेथड। ये हम लोग ऐसा कोई जरूरी कि ये करना जरूरी है, ये हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं उसके हिसाब से हम कुछ तो करेंगे ना। तो हम बता दें कि भाई यहाँ पे क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट कौन, हम बोले थे ना कि इसी के पास सारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सारा मेथड इसी के पास होता है। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट मेथड। ऐसे देखोगे रिक्वेस्ट के पास बहुत सारा जानकारी रहता है, मेथड है, पाथ है, बॉडी है, बॉडी रेंडर है ना, कंटेंट लेंथ है, तो जो भी वहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर में आता है सब कुछ यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। देखो होस्ट कौन सा है, होस्ट का मतलब क्या हो गया, जहाँ से तुम्हारा रिक्वेस्ट हुआ उसका IP एड्रेस। कॉन्टेक्स्ट इज HTTPS है कि नहीं है, पाथ, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे थे मेथड, कौन से मेथड से रिक्वेस्ट हुआ है।
दूसरा बताएंगे कौन सा पाथ से हुआ है, किसके लिए हुआ है, सॉरी कौन सा पाथ, हाँ कौन सा रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट आया है। ये फिर हो जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन रिक्वेस्ट पाथ। आप होस्ट भी देख सकते हैं, कौन से होस्ट से आया है। ये टोटली फिलहाल हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये कोई लिखना जरूरी नहीं है, ये हम तुम लोग को सिर्फ ये बता रहे हैं एक एग्जाम्पल कि भाई ये काम कैसे करता है, ये कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, कब कॉल हो रहा है ये आपको पता चल जाए। रिक्वेस्ट मेथड होगा यहाँ पे। हम फिलहाल क्या किए, जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ एक घड़ी स्टार्ट कर दिए, एक मैसेज दिया कि रिक्वेस्ट स्टार्ट हो गया, फिर ये सब चीज को प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद अभी ये देखो मेरा काम चल रहा है, अब ये क्या कर रहा है, अवेट नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्या कर रहा, अपने अगले वाले को, अगला मिडिलवेयर इसके बाद कोई होगा उसको ये फॉरवर्ड कर दिया, नेक्स्ट क्या कर दिया, उसको फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड करने के बाद अगले के पास जाएगा, फिर उसके बाद अगले के पास जाएगा, फिर वो कहां पहुंच जाएगा, वो कंट्रोलर के पास पहुंच जाएगा, एक्शन मेथड के पास पहुंच जाएगा, वो एक्शन मेथड वगैरह काम करके फिर वो वापस आना शुरू होगा। जैसे ही वापस आएगा ये तुरंत स्टॉप वॉच को क्या करेगा, स्टॉप कर दिया, मतलब स्टॉप वॉच को रोक दिया। और रोकने के बाद अब यहां पे लिख रहे क्या, रिक्वेस्ट डॉट प्रोसेसिंग टाइम। स्टॉप वॉच के पास एक प्रॉपर्टी होता है इलैप्स्ड मिली सेकेंड। इलैप्स्ड मिली सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि जब ये स्टार्ट हुआ था और ये जब बंद हुआ उसके बीच में कितना मिली सेकेंड हुआ उसको आप क्या कर रही है, प्रिंट कर दीजिए। तो यहां पे देखो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा रिक्वेस्ट होने से पहले, मतलब रिक्वेस्ट तुम्हारा प्रोसेस होने से पहले रिक्वेस्ट आया, मिडिलवेयर के पास आया, इसके पास, ये इसको रन कराया, उसके बाद इतना सारा काम किया, उसके बाद ये अगला मिडिलवेयर को भेज दिया। इसके बाद हो सकता है 4 मिडिलवेयर होगा तो वो अगले को भेजेगा, फिर अगले को भेजेगा, फिर अगले को भेजेगा, फिर अगले को भेजेगा, चारों के पास चला गया। उसके बाद जाएगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर के बाद गया एक्शन मेथड में, फिर वहां पे प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद फिर जो अगला 4 को फॉरवर्ड किया था उसमें से चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, उसके बाद इसके पास आएगा। जैसे इसके पास आएगा तो फिर ये वाला काम होगा, यहां से आगे गया तो इसका प्रोसेसिंग रुक गया, सारे मिडिलवेयर का यहां पे रुक जाएगा। अब फिर जब रिवर्स होता है तो उसके बाद का काम, तो जो भी काम आपको रिक्वेस्ट से पहले कराना है, काम होने से पहले, मतलब आपके रिसोर्स से पहले पहुंचने से पहले कराना है, उसको ऊपर लिखेंगे। और जो रिस्पॉन्स के समय जब काम हो गया उधर से वापस जा रहा रिस्पॉन्स लेके, उस समय कोई काम कराना तो नेक्स्ट के बाद लिखेंगे, ठीक है। और भी चीज दिखाते हैं। तो ये हमारा एक मिडिलवेयर बन गया। मिडिलवेयर बनाना बहुत आसान है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्लास बनाना है, आपको एक रिक्वेस्ट डेलीगेट का सर्विस को इंजेक्ट करना है, एक पर्टिकुलर मेथड को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा जिसका सिग्नेचर यही होगा, या मेथड का जो प्रोटोटाइप होगा यही कि पब्लिक एसिंग टास्क, उसका नाम हमेशा इन्वोक एसिंग होगा, जो हमेशा एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट लेगा। चाहे आप एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि हम नहीं भी करें, जैसे ये सब चीज हम नहीं भी करेंगे एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट का यूज, तो उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये यहां पे इसको पास करना, क्योंकि सिग्नेचर का पार्ट है। जब ये काम हो गया, अच्छा इसमें एक और चीज करते हैं, नीचे हम ये भी बोल देते कि रिक्वेस्ट जैसे ये स्टार्ट हुआ था ये एंड हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, मतलब ये मिडिलवेयर का काम खत्म। रिक्वेस्ट लॉगिंग मिडिलवेयर, लॉगिंग मिडिलवेयर स्टॉप, भाई यहां काम हो गया इसका। ये पर्टिकुलर एक कोड हुआ, एक बार देख लो ध्यान से इसको, यहां तक तो हो गया। अब ये मिडिलवेयर काम कैसे करेगा, तो इसको program.cs के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल केस में देखा जाए आप कुछ नहीं करेंगे, ऐप डॉट यूज मिडिलवेयर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर अपना मिडिलवेयर का नाम देना होगा। नाम क्या है, रिक्वेस्ट लॉगिंग डेमो डॉट मिडिलवेयर डॉट रिक्वेस्ट लॉगिंग मिडिलवेयर। या फिर अगर आप इसको नहीं भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहां अगर एरर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहां पे आप उसका नेम स्पेस को यूजिंग कर लेंगे, बात खत्म हो गया। तो यहां पे अभी एक नॉर्मल केस में क्या होता है, ऐप डॉट यूज मिडिलवेयर। अब यूज मिडिलवेयर यहां पे क्या है, ये भी एक क्या है, मिडिलवेयर है, जिसके मदद से आप क्या कर रहे हैं, यहां पे एक टाइप बता देंगे जो भी मिडिलवेयर का नाम, तो उसको वो क्या करेगा, पाइपलाइन के अंदर रजिस्टर कर देगा, या पाइपलाइन के अंदर डाल दिया तब ये काम करेगा। काम कैसे करेगा, चलो तो अभी फिलहाल तो मेरे पास एक्शन मेथड तो है ही, तो हम ये मिडिलवेयर क्या करेगा, हर रिक्वेस्ट के लिए काम करता है, ऐसा थोड़ी कि कोई पर्टिकुलर कंट्रोलर के लिए काम करेगा। मिडिलवेयर जितना भी रिक्वेस्ट होगा सबके लिए काम करेगा। अब देखना क्या होगा, यहां पे ये कॉल हुआ इंडेक्स, चलो देखते हैं इधर कहीं पे, देखो जैसे इंडेक्स को हम लोग कॉल कराए तो पहले क्या हुआ, ऊपर में देखो कितना बार ये कॉल हुआ। पहले तो गेट मेथड के लिए कॉल हुआ, रूट के लिए
रूट मतलब इंडेक्स के लिए। होस्ट किससे कॉल हुआ है? लोकल होस्ट, देखो यहां पे आ रहा है। टाइम प्रोसेसिंग टाइम 448 मिली सेकेंड, ठीक है। फिर ये स्टॉप हो गया, फिर दोबारा कॉल हुआ, किसके लिए? ध्यान देना कि पहला बार जब हम लोग कॉल करते हैं तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है, तुम्हारा व्यू भी आता है, तुम्हारा सीएसएस फाइल भी आता है, तुम्हारा ये क्वेरी भी आया, तो जितना भी वहां से रिसोर्स है, चाहे इमेज है, वो सब तो कॉल हो रहा है ना सबके लिए। फिर देखो जितना भी हम लोग वहां पे लाइब्रेरी वगैरह अटैच करके रखे हैं, सबके लिए एक एक बार कॉल हुआ हो रहा है। अब फिर सब देखो खत्म, स्टॉप हो रहा है, तब क्या हो रहा है? फिर 51 एमएस, फिर 55 एमएस, फिर 55 एमएस, 71 एमएस, 120 एमएस। तो ये देखो यहाँ पे सब पहले स्टार्ट हुआ, अब फिर सारा क्या हुआ? बंद हुआ। लास्ट में यहां बोल दिया। अच्छा एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या सारा फिर से कॉल होगा? दोबारा रिफ्रेश किए, फिर से दोबारा सारा कॉल हुआ। और सब कितना टाइम लग रहा था? कभी कभी होता है ना कि आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं और वो बहुत टाइम ले रहा है, तो कैसे पता करेंगे हम कि उसमें से क्या बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला, तो अगर ध्यान से देखें तो पहला वाला तो यहीं पे खत्म हो गया था, यहाँ टाइम बता दिया था। देखो दूसरा बार में देखो सिर्फ 5 मिली सेकंड लगा, पहला बार में बहुत टाइम लगा था, इस बार देखो सिर्फ 5 मिली सेकंड लगा। लेकिन उसके बाद देखो क्या क्या स्टार्ट हुआ। 1 क्या स्टार्ट हुआ? बूटस्ट्रैप। 2 क्या स्टार्ट हुआ? बूटस्ट्रैप बंडल जेएस। फिर 3 साइट डॉट सी एस। 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पे जे क्वेरी है। 5 नंबर पे क्या है? साइट डॉट जेएस है। तो देखो यहाँ अभी ये पांचों बंद भी हुआ है। 1 2 3 4 5 6 है टोटल। ये दोनों में बहुत ज्यादा लगा, किसमें किसमें? ये तीनों में। लास्ट का 3, लास्ट का 3 में भी सबसे ज्यादा किसमें लगा? 143। सबसे ज्यादा कौन है? साइट डॉट जेएस। मतलब सबसे ज्यादा टाइम किसमें लग रहा है? साइट डॉट जेएस में। उसके बाद किसमें लगा? इसमें लगा। तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट के कारण मेरा ये स्लो जा रहा है। ये सिर्फ ये मिडिल का वही काम है। जितना बार रिक्वेस्ट भेजेंगे हर बार वो कुछ टाइम लेगा। चाहिए तो सिर्फ सिंपल पेज को रेंडर करना था, अब इसी में कोई डेटाबेस वगैरह का काम हो रहा है तो और भी ज़्यादा टाइम ले सकता है, ले सकता है, हम कंफर्म नहीं बोल रहे हैं। तो चलो एक काम करते हैं हम लोग, एक छोटा मोटा कोई डेटाबेस तो हमारे पास होगा ही, उससे कोई यहाँ पे क्या करते हैं, डेटाबेस फर्स्ट में कुछ इसके फोल्ड कर देते हैं, और इसके फोल्ड करने के बाद हम लोग कुछ डेटाबेस ऑपरेशन, एक सिर्फ इंडेक्स वाला डेटाबेस ऑपरेशन करके देखते हैं कि वो कितना टाइम लेता है, सिर्फ समझने के लिए। होम पेज में देखिए कितना टाइम लिया। अगर कोई डेटाबेस वगैरह ऑपरेशन हो रहा है तो क्या ज़्यादा टाइम ले रहा है, नहीं ले रहा, उसको देख लेते हैं एक बार। डेटाबेस तो मेरे पास बहुत सारा है। कोर्स डी है, क्या है भाई, डेटा वेटा है। कोड फर्स्ट एक बनाए थे ना हम लोग डेटाबेस, कोड फर्स्ट डेमो डेटाबेस है, डेटा भी है। चलो कम ही डेटा, लेकिन चलो इतना लेके चलते। इसी पे क्या करते हैं, इसमें हम लोग कोड फर्स्ट का काम करते हैं। कोड फर्स्ट का काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 3 पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोड फर्स्ट बोल रहे हैं, डेटाबेस फर्स्ट। तो ये इसको मिडिलवेयर से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ हम दिखाने के लिए कुछ बता रहे हैं कि वो अगर कोई डेटाबेस यूज करे तो क्या उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा तो कितना टाइम लग रहा है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोड और टूल्स, उसके बाद है एसक्यूएल सर्वर, उसको डिज़ाइन। उसके बाद जाएंगे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में, डिफॉल्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट,
फिर यहाँ पे देते हैं हम लोग सर्वर इक्वल्स टू क्लास स्लैश ISC सर्वर कॉलन डेटाबेस कोड फर्स्ट डेमो, और कोई जिसमें थोड़ा सा डेटा ज़्यादा हो। हाँ, इसमें डेटा ज़्यादा है, ठीक है। एजेक्स डेमो, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू। उसके बाद देना पड़ता है आपको प्रोवाइडर, फिर देना पड़ता है आउटपुट। कहाँ चाहिए? मॉडल्स के अंदर सारा मॉडल चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट डॉट इन फ्रेमवर्क कोड हो गया, यहाँ पे कोर के जगह कोड हो गया। बन गया। अब याद होगा, हम लोग जब भी ये काम करते हैं कोड फर्स्ट का, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर से ये वाला लाइन को हटाते हैं और यहाँ 2 कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग को कहाँ पे डालते हैं? गजब। यहाँ एजाक्स डेमो कनेक्शन आ गया, यहाँ हम लोग हटा के कॉन एसटीआर कर लेते हैं सीधा। उसके बाद इसको कहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा डीबी कॉन्टेक्स्ट को। वेर बोली बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ है हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट, क्या नाम से बना है? अजैक्स डेमो कॉन्टेक्स्ट। अजैक्स डेमो कॉन्टेक्स्ट, ये तो ये अपने आप संभाल ले रहा भाई, आ गया। कॉन एसटीआर, सही है। इसमें एरर क्यों आ रहा है? आओ, यहाँ भी रजिस्टर कर दिए। यहाँ पे मॉडल तो हमारा बन ही गया है, सारा डिस्ट्रिक्ट स्टेट स्टूडेंट। अभी फिलहाल हम लोग उतना कुछ नहीं करते हैं। अब एक कंट्रोलर ले लेते हैं। स्टूडेंट में डेटा है इसमें? नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाला ले लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर। सिर्फ डेटा दिखाने के लिए, और कुछ करना नहीं है। एक कंट्रोलर ले लेते हैं, कंट्रोलर फोल्डर पर राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर डॉट CS, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट कर देते हैं, पब्लिक रीड ऑनली
एजैक्स डेमो कंट्रोलर का कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट, और भाई साहब इसका आप कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दो, हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, वेर डिस्ट्रिक्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट टू लिस्ट, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट को पास कर दिए। और इसमें थोड़ा सा देखते हैं इसका व्यू जनरेट हो पाता है कि नहीं, रेजर व्यू। आजकल ये भी प्रॉब्लम कर रहा बहुत, इसके फोल्डिंग वाला काम। डिस्ट्रिक्ट व्यू को इसके फोल्ड कर रहा है, देखते होता है कि नहीं। बोले ना नहीं हो रहा है, आजकल ये दिक्कत हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपने ऐड कर देते हो, आग नहीं लगाते, लेट नहीं करते। मॉडल आई न्यूमरेशन, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, अब भाई तुम्हारा कोड नहीं चाहिए हमको, आधा टाइम कौन माथा मारी करेगा बाद में। की हेड, अंदर एच डिस्ट्रिक्ट नेम और एक डिस्ट्रिक्ट आईडी भी दे दे। हाँ टीआर भी होगा। की बॉडी, अब यहाँ होगा एट द रेट फॉर इच वेर डी इन मॉडल, फिर यहाँ होगा टी आर ई डी डी डॉट डिस्ट्रिक्ट आई डी, और डी डॉट नेम, नेम है डिस्ट्रिक्ट, लिस्ट नेम बन गया। चलो देखते हैं, ये ये सिर्फ हम बनाए ये दिखाने के लिए कि कितना टाइम ले रहा है, और इससे इसको कोई लेना देना नहीं था। अभी तो ये इसका सारा डिटेल दिखा रहा होगा, देखो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, अब यहां से हम लोग देते हैं डिस्ट्रिक्ट, पर कहां से स्टार्ट किया, यहां से डिस्ट्रिक्ट के लिए कॉल किए। ये देखो ये बता रहा क्या क्या कॉल हुआ नहीं हुआ,
सब में कितना टाइम लगा, तो देखो कमांड एग्जीक्यूट होने में कितना लगा, 21 मिली सेकेंड। फिर ये स्टार्ट किया गेट गेट, ये सब कुछ किया। लास्ट में देखो कितना आया, 1507। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, डेटाबेस का काम हो रहा है, इसमें तुम्हारा टाइम ज़्यादा लगा। तो वो सिर्फ समझने के लिए बता रहा है कि देखो बाकी चीज़ में भी टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना, एक चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि वो पहले व्यू बनाया, व्यू बना के तुमको भेजा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश किया। तो पहले देख रहे हो 300-400 मैक्सिमम आ रहा था, डेटाबेस का काम हुआ तो बढ़ गया। ये सिर्फ समझाने के लिए तुमको बता। ये हो गया हमारा पहला मिडिलवेयर, जहां पे हम लोग क्या देखे, जहां पे हम लोग देखे कस्टम मिडिलवेयर। इसका काम क्या है, रिक्वेस्ट को लॉक करना। अब ये रिक्वेस्ट तुम्हारा स्क्रीन पे दिखा रहा है, आप चाहे तो फाइल हैंडलिंग करके और वो सारा इन्फॉर्मेशन को कहाँ डाल सकते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन को आप फाइल में भी कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्टैटिक फाइल के ऊपर आप लॉग मेंटेन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं, वो सारा कुछ क्या होगा, एक टेक्स्ट फाइल बनेगा और उसके अंदर सारा लॉग होते चला जाएगा। अगर बोलोगे तो बता देते उसको भी। के लिए फिर फाइल हैंडलिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारा रिक्वेस्ट लॉगिंग है, यहाँ पे जो हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन कर रहे हैं, उसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, सारा कुछ फाइल पे काम करेंगे। तो फाइल पे काम करने के लिए यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ, फिर यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कैनॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ स्टैटिक, एक मिनट, स्ट्रीम राइटर यूज, रिक्वेस्ट लॉग डॉट टीएक्सटी, और यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ट्रू लिखा हुआ है। ट्रू का मतलब हो गया, एक होता है ऐप एंड मोड में ओपन करना। अच्छा, इसको करके देखते हैं। उसके बाद स्टॉप वॉच स्टार्ट हुआ। अब यहाँ जो कंसोल डॉट राइट लिखे हैं, कंसोल डॉट राइट के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीम राइटर, सारा जगह स्ट्रीम राइटर डॉट राइट लाइन हो जाएगा। अब ये तुमको स्क्रीन पे ना दिख के, और लास्ट में स्ट्रीम राइटर डॉट क्लोज, ये तुमको स्क्रीन पे ना दिख के वो क्या करेगा, वो सारा फाइल के अंदर चला जाएगा। अब ये देखते हैं। बिकॉज इट इज यूज बाई अनदर प्रोसेस, क्यों भाई, एरर। फाइल बना है यार रिक्वेस्ट,
कुछ कुछ डेटा गया है इसके अंदर, देख रहे हो, कुछ कुछ हो रहा है, के बाद वो एक्सेप्शन आ जा रहा है। लॉक वॉक लगा रहा है ये। काम तो हुआ, ये किया क्या देखो, बहुत लंबा चौड़ा कोड बना दिया। ये एक अलग से फंक्शन बनाया, दो फंक्शन, एक तो है गेट लॉग पाथ, जो क्या कर रहा, पाथ डॉट कंपाइन ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट बेस डायरेक्टरी। ये क्या है, तो जो आपका प्रोजेक्ट का बेस डायरेक्टरी होगा, जो बेस फोल्डर होगा, वहां पे इस नाम से एक फाइल बना देगा, वो तो ठीक है, जहां पे भी इसको कॉल कराया जाएगा वो एक फाइल का पाथ दे देगा। अब यहां पे देखो एसिंक्रोनस मेथड बनाया। एसिंक्रोनस क्यों बनाया, एसिंक्रोनस इसलिए बना रहा है वो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट सेम फाइल को यूज कर रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, तो वहां कंकरेंसी का प्रॉब्लम हो जा रहा था। ये एसिंक्रोनस बनाया ताकि मल्टीपल काम हो पाए, उसका नाम दे दिया लॉग एसिंक। और इसके में पैरामीटर क्या आएगा, तो स्ट्रिंग का एरे आएगा लाइंस का, चलो कोई बात नहीं है। अब जैसे ही यहां पे कॉल होगा अवेट फाइल लॉक, अब ये फाइल लॉक क्या है, ऊपर देखो यहां पे क्या किया है, एक क्लास है सेमफोर स्लिम, फाइल लॉक नाम का क्या है, एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू 1 1। अभी देखना पड़ेगा ये 1 1 क्या दे रहा है। एक्चुअली एक तरह से लॉक लगाने का कि अगर एक काम हो रहा है तो दूसरा को वेट कराएगा वो, तो उसके लिए ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसी का ये यूज कर रहा है यहां पे, अवेट वो लॉक लगा दिया, वेट एसिंग मतलब जब तक एक का काम हो रहा है तब तक दूसरा काम नहीं करेगा। फिर वेर पाथ इक्वल्स टू गेट लॉक पाथ, तो ये क्या करेगा, जो फाइल का पाथ वो दे दिया। उसके बाद यहां पे क्या कर रहा है, यूजिंग फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया। अभी देखो यहां पे फाइल स्ट्रीम क्लास का यूज किया है, यहां पाथ पास किया। फाइल मोड डॉट एपेंड, एपेंड का मतलब क्या होता है, एपेंड का मतलब होता है कि जो जब भी हमारा नया जितना बार ये फाइल खुलेगा, पुराना रिकॉर्ड को क्या करेगा, पुराना जो डेटा रहेगा उसको प्रिजर्व करेगा और कर्सर को लास्ट में भेज देगा, ताकि हर बार वो नीचे जाके ऐड हो, पुराना वाला ओवरराइड ना हो। फाइल एक्सेस क्या है, राइट, राइट का, और फाइल शेयर क्या है, रीड। राइट का मतलब हो गया कि ये राइट के लिए ओपन हो रहा है, और अगर साथ में कोई रीड करना चाहे तो रीड कर सकता है, ठीक है। ये हो गया उसका राइट परमिशन, ये हो गया रीड परमिशन। उसके बाद ये क्या कर रहा है, एक बना रहा है स्ट्रीम राइटर, स्ट्रीम राइटर में किसका पास कर दिया, फाइल राइटर का, फाइल स्ट्रीम का। देखो अब ये पता नहीं तुम लोग फाइल हैंडलिंग में स्ट्रीम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एक चीज ध्यान रखो, स्ट्रीम किसको बोलते हैं, स्ट्रीम एक पाथ होता है जिसके थ्रू डेटा आता जाता है, और उस पर रीडिंग राइटिंग के लिए फंक्शन किसमें मिलता है, इसमें। तो हम बताएं कि फाइल पर राइट करना चाहते हैं, कौन से फाइल पर राइट करना चाहते हैं, फाइल को किस मोड में ओपन किया, तो एपेंड मोड में, ठीक है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, तो उसमें राइट करने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई मल्टीपल लोग अगर इसको यूज करना चाहता तो वो सिर्फ क्या कर सकता, तो जब तक इस पर राइट हो रहा है दूसरा लोग सिर्फ इस पर रीड कर सकता, मतलब दूसरा कोई भी काम करेगा वो सिर्फ रीड कर सकता है। राइट करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाए। अब यहाँ क्योंकि मेरे पास ये एरे आया हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो लाइंस में से फोर ईच चला के एक एक लाइन निकाल के पूरा राइट कर दे रहे हैं। अब फ्लश का मतलब होता है कि जो भी छोटा छोटा डेटा है उसको फाइल में भेज दो, अब फिर उसको क्या कर दो, रिलीज कर दो। तो देखो जब भी कोई राइट करने जाएगा तो इस फाइल को लॉक कर देगा, ताकि मल्टीपल लोग जब एक जगह भी, प्रॉब्लम क्या हो रहा था, एक्सेप्शन इसलिए आ रहा था कि जब मल्टीपल रिक्वेस्ट चला जा रहा था फाइल पर राइट करने के लिए, तो एक राइट कर रहा दूसरा उसमें घुस गया, मेरा भी राइट करो, तो वहां पे क्या हो रहा, कंकरेंसी प्रॉब्लम बोलता था, इसलिए एक्सेप्शन आ रहा था। ये क्या करेगा, लॉक कर देगा, बोलेगा रुक जाओ अभी हम राइट कर रहे हैं, जब तक अभी इसका पूरा अपना राइट नहीं कर लेगा तब तक दूसरे को इसमें घुसना ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है उसके थ्रू कर रहे हैं। अब यहां से देखो क्या किए, यहां पे ये क्या कर रहा है, स्टॉप वॉच बनाया, और जो जो डिटेल्स उसको भेजना था उसको देखो क्या किया, लॉग एसिंक। और देखो ये चला जाएगा 0 पोजीशन पे जो एरे है, ये वाला 1 पोजीशन पे, ये वाला 2 पोजीशन 3, तो ये सारा क्या हो गया, लॉग हो गया। फिर नेक्स्ट को चला जाएगा, जब वापस आएगा तो फिर ये दो चीज राइट कर रहे थे तो फिर से लॉग एसिंक को कॉल करा दी। इससे अब देखो क्या होगा, इससे हमारा देखो यहाँ पे एक लॉग फाइल बना होगा, देखो बना है, और इसके अंदर सारा डिटेल्स देखो आ रहा है, यहाँ आया हुआ है ना। अच्छा इसमें भी हम लोग उसको कॉल कराते हैं, किसको, डिस्ट्रिक्ट, ये भी आ गया। अब लॉग फाइल फिर से खोल के देखते हैं, उसका उसका डिटेल इसके अंदर आया कि नहीं आया। कहाँ बना दिया भाई, कहीं और बना दिया क्या उसको, एक मिनट रुक जाओ।
प्रोजेक्ट हम लोग बनाए डी, चला गया फोल्डर। हाँ, एक तो ये फाइल है, यहाँ बना है कि कहीं और बना है? ये पुराना वाला है, कहीं और बनाया। इस फाइल को भी हम लोग डिलीट कर देते हैं, रुक जाओ। ठीक है, इसको कॉल कर लिया। अब देखते हैं फाइल कहाँ बना। रिक्वेस्ट फाइल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा कहीं? नाम क्या दिए थे हम लोग? रिक्वेस्ट लॉग डॉट टीएक्सटी। बना तो है, बना बना, देखो कहाँ बना दिया इसको। अब देखो इसको कहाँ बनाया ले जाके। इसको बना दिया बिन डीबग नेट 10.0 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो पाथ दिया हुआ था वो पाथ हम लोग यहाँ पे क्या दे दिए हैं? पाथ दिए हुए हैं जो बेस डायरेक्टरी है। बेस डायरेक्टरी किसको माना है? ये देखो, बिन डीबग नेट 10 यहाँ पे बना है, ये मिल नहीं रहा है। रिक्वेस्ट लॉग 1837 आया है। और तुम चाहते हो कि नहीं वो वहीं पे बने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम सामने रखना चाहते हो, यहाँ पे जो ये वाला जो है ना, यहाँ सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा ये एक पाथ कंबाइन हटा देंगे और हम लोग सीधा सीधा इसको पास कर देते हैं। अब ये देखना यही बन जाएगा डायरेक्ट सॉल्यूशन फोल्डर के अंदर दिखने लगे। क्या आया? अब यहाँ पे देखो बन गया सॉल्यूशन फोल्डर के अंदर। डायरेक्ट यहाँ रखना चाहते हो तो यहाँ भी रख सकते हो। ये फाइल में लॉक करने का ये तरीका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग करेंगे कि ये जो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं इसको या उसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? ऐड करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं पहले से बना बनाया एक मिडिलवेयर का। जबकि यहां पे देखो यूज राउटिंग है, यूज ऑथराइजेशन है, यूज है, तो हम लोग चाहते हैं कि मेरा भी ऐसा बन जाए कि हम ऐसा कहते हैं यूज रिक्वेस्ट लॉगिंग मिडिलवेयर। ये यूज मिडिलवेयर जो बिल्ट इन है उसको हमको यूज ना करना पड़े। और यहाँ पे इसको तो ऐसा टाइप पास किए, और कितना अच्छा होता है कि हम लोग सीधा लिखते हैं जैसे बाकी है वैसे यूज और रिक्वेस्ट लॉगिंग मिडिलवेयर। ये कैसे करते थे? इसको करने के लिए आपको जरूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन मेथड का। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन मेथड। यही एक क्रिएट एन एक्सटेंशन मेथड जिसको क्लियर कोड के लिए यूज करते हैं। मिडिलवेयर एक्सटेंशन इन ASP.NET Core। In ASP.NET Core, middleware extension method are clean and reusable way to register custom middleware into the HTTP request pipeline। अगर आप HTTP request pipeline में अपना कस्टम मिडलवेयर रजिस्टर करते हैं और आप चाहते हैं कि जैसे बाकी होता है उसी तरह से क्लीन तरीका से हो, तो आपको एक बनाना पड़ता है क्या? एक्सटेंशन मेथड। इसको बेस्ट प्रैक्टिसेस बोलते हैं कि कभी भी अगर आप कस्टम मिडलवेयर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन मेथड बनाना ही बनाना चाहिए।
बनाने के लिए इसमें भी कुछ चीज़ है जिसको सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टैटिक एक्सटेंशन मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो तुम्हारा रिटर्न फॉर आई एप्लीकेशन बिल्डर, इसका सिग्नेचर में इसका यूज होता है। एंड यूज टू, इसका मेन यूज क्या है, रजिस्टर कस्टम मिडलवेयर यूजिंग मीनिंगफुल मेथड नेम। अब ये क्या है, ये हो गया कि भाई ठीक है, जबरदस्ती एक पहले से बनाया मेरे पास क्या यूज मिडलवेयर नाम का एक मिडलवेयर बना हुआ है, जिसमें मैं एज अ टाइप जिसका पास करे तो इसको खोज रहा है, उसको रजिस्टर कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे ये लोग है वैसे ही वो भी हो, सेम फैमिली का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां मिडलवेयर फोल्डर है, जहां पे आप मिडलवेयर बनाए हैं, वहीं पे आपको एक एक्सटेंशन बनाना पड़ेगा। एक्सटेंशन बनाने के लिए क्लास बनाना पड़ता है। क्लास आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन उसमें लास्ट में एक्सटेंशंस होना जरूरी है। कैसे कंट्रोलर में लास्ट में कंट्रोलर होना जरूरी होता है, वैसे ही क्लास जनरली लोग क्या करता है कि जो तुम्हारा मिडलवेयर का नाम है पहले वो देता है, ताकि ये समझ में आए कि किसका कौन सा एक्सटेंशन है। रिक्वेस्ट लॉगिंग मिडलवेयर, और लास्ट में क्या होता है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन लिखना जरूरी है लास्ट में, वो लास्ट में होना चाहिए। एक्सटेंशंस होता है .cs। नॉर्मली क्या किए, इसका जो कोई भी एक्सटेंशन बनाएंगे उसका क्लास का नेम में क्या होगा, जो मिडलवेयर का नाम है वो जिसके लिए आप एक्सटेंशन बना रहे हैं, और लास्ट में एक्सटेंशंस .cs बन गया। अब इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, स्टैटिक मेथड, प्लस क्लास को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा थोड़ा चीज है कि क्लास भी स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड बनाना होगा, वो भी स्टैटिक होगा। बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखो अपने आप दे दिया। अब ये जो मेथड बनता है वो पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा, और उसका रिटर्न टाइप हमेशा आई एप्लीकेशन बिल्डर होगा। और यहां पे आपको देना पड़ता है यूज, और जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्या दे दें, यूज रिक्वेस्ट लॉगिंग, तुम यूज लॉग भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि रिक्वेस्ट लॉगिंग है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट लॉगिंग देना, जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो। फिलहाल क्योंकि ये रिक्वेस्ट लॉगिंग के लिए है तो यहाँ रिक्वेस्ट लॉगिंग दे दिए। ये पैरामीटर लेता है दिस आई एप्लीकेशन बिल्डर का बिल्डर, ऐसे ही। और यहां अंदर में क्या करना पड़ता है, रिटर्न। बस देखो ये क्या कर रहा है, बिल्डर डॉट यूज मिडलवेयर, जो कोड वहां लिख रहे थे ध्यान से समझो, ये क्या कर रहा है कि यहां पे प्रोग्राम डॉट cs के अंदर जो हम लोग यहां पे ये कोड लिख रहे हैं, इसी को वहां से रिटर्न करवा दे रहे। एक तरह से फंक्शन हो गया, उस फंक्शन को यहां कॉल करेंगे, और फंक्शन कोई भी चीज रिटर्न करता है तो क्या होता है, उस जगह पे आ जाता है जहां पे उसको कॉल किया गया है। तो बस यहां पे एक्सटेंशन में ये क्लीन कोड है और कुछ नहीं है। ये नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं करेगा, लेकिन ये क्लीन कोड के अंदर आता है कि अगर आप कोड को क्लीन रखना चाहते हैं, एक जैसा रखना चाहते हैं, तो बस ये एक तरह का फंक्शन है जो क्या कर रहा है, जो चीज वहां पे लिखिएगा उसको यहां से रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। और बस, और इसमें कोई काम नहीं। अब ये जब हम लोग बना लिए तो आप यहाँ पे क्या है, फंक्शन हमारा किस नाम से बन गया, यूज लॉगिंग, यूज रिक्वेस्ट लॉगिंग नाम से बन गया। तो अब आप यहां पे आएंगे और यहां क्या लिखेंगे, जैसे उसको लिखते थे ना, ऐप डॉट यूज रिक्वेस्ट लॉगिंग, देखो यहां नाम आ गया अपने आप। हाँ, अब यहां पे एक चीज, छोटा चीज थोड़ा सा समझना है, इसका रिटर्न टाइप हमेशा क्या होता है, रिटर्न टाइप हमेशा होगा आई एप्लीकेशन बिल्डर, क्योंकि वहां पे जो रिटर्न करेगा, ये जो रिटर्न करेगा वो आई बिल्डर का ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहा है ना, तो आई एप्लीकेशन बिल्डर होगा। दूसरा, यहां पे दिस क्यों देते हैं, दिस इसलिए देते हैं क्योंकि यहां पे अगर तुम ध्यान दोगे तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐप के साथ कॉल कर रहे हैं। ये ऐप का रेफरेंस जो है वो जाके यहां पे कॉपी होता है, बस और कुछ नहीं। इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, जो ऐप डॉट करके ना, तो यहां पे वो कॉपी हो जाए, और उसी को यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बिल्डर डॉट यूज मिडलवेयर करके रिटर्न करा दे रहे हैं। ये सिंपल सा क्लीन कोड है। तो जितना भी मिडलवेयर बनाएंगे सबके लिए इस तरह से बना देंगे। बस डिफरेंस क्या होगा, यहां पे नाम चेंज हो जाएगा, एक्सटेंशंस रहेगा, यहां नाम चेंज हो जाएगा, और यहां पे नाम चेंज हो जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक है। बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये हम लोग कर दिए, देखो काम हमारा होगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, काम हमारा होगा। तो अगर आप क्या बना रहे हैं, कोई भी मिडलवेयर बना रहे हैं, कस्टम मिडलवेयर बना रहे हैं, तो उसके लिए उसका एक्सटेंशन बनाना एक क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर आता है कि अपने कोड को आप क्लीन रखना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे बाकी है वैसे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे कोई टाइप वाइप एंगुलर ब्रैकेट वगैरह कोई झमेला नहीं लगेगा। हाँ, सब एक ही फैमिली का है, एक ही परिवार का है, कोई अलग नहीं है, कोई बाहरी आदमी इसके अंदर नहीं है। ये हो गया हम लोग का आज रिक्वेस्ट लॉगिंग का बनाए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सेप्शन का बनाएंगे, ठीक है, ग्लोबल एक्सेप्शन। और ये फाइल में करना था इसलिए थोड़ा झमेला हुआ। फाइल में अगर नहीं करना, क्योंकि देखो हम लोग अभी टेस्टिंग करेंगे, तो टेस्टिंग में तो हम देख लेंगे अपना, फिर अपना उस पर काम करेंगे। फाइल में रखना है तो थोड़ा सा झमेला हो गया। झमेला इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे कंकरेंसी का प्रॉब्लम हो रहा था, एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट सेम फाइल को क्या कर रहा था, एक्सेस कर रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पे एक अलग से एसिंक्रोनस मेथड बना के प्लस
फाइल लॉक का यूज करके कि अगर तुम्हारा एक फाइल जब तक काम कर रहा है, जब तक उसमें काम हो रहा है, तब तक दूसरा वेट करेगा। लॉक का मतलब कोई राइट करने का परमिशन देगा ऐसा नहीं है। एसिंक्रोनस में उसको लॉक करके रखेगा कि जब तक एक का काम खत्म नहीं होता, जब तक ये लॉक रिलीज नहीं करता है, तब तक दूसरा इसमें तो काम सबका होगा, लेकिन वो सबको लाइन में लगा देगा, लाइन में लगा के एक एक करके सबका डिटेल को राइट करेगा। क्योंकि जब भी हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं तो खाली तुम्हारा व्यू कॉल नहीं हो रहा, व्यू के साथ उसका जितना भी इमेज है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, या अगर कोई लाइब्रेरी यूज हो रहा है, बूटस्ट्रैप यूज हो रहा है, या उसके अंदर जेक्वेरी यूज हो रहा है, तो सारा कुछ डाउनलोड होता है। सबके लिए अलग अलग रिक्वेस्ट वहां से जाता है और अलग अलग रिस्पॉन्स आता है वहां से। इसमें नहीं तो कॉल होगा ही ना। अगर वो जब भी तुम कॉल कर रहे हो तो कॉल होगा। हाँ, कभी कभी ये होता है कि वो लोकल में अगर तुम्हारा डाउनलोड हो गया तो दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करता है उसको। फिलहाल ये कस्टम मिडिलवेयर का एक एग्जांपल हम बताएं कि कैसे आपका कस्टम मिडिलवेयर आप बना सकते हैं, कैसे उसको रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे उसके लिए एक्सटेंशन मेथड बना सकते हैं।